प्यारे साथियों, दुनिया की सारी औरतें अगर एक दिन की छुट्टी ले लें तो क्या होगा? चौंक गए ना? अशोक पांडे की हाल में एक किताब आई है, नाम आपने सुना होगा, तारीख में औरत, जिसमें दर्ज हैं दुनिया भर की कुछ चुनिंदा स्त्रियों की अनसुनी दास्तानें। देखती हूँ सपने पर इन्हीं दास्तानों में से कुछ को आज से आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पेश है इस किताब की पहली दास्तान, जिसका शीर्षक है संसार की सारी औरतें एक दिन की छुट्टी ले लें तो। जब यूनाइटेड नेशंस ने 1975 को महिला वर्ष घोषित किया तो यूरोप के एक देश की महिलाओं ने सचमुच में उसका उत्सव मनाने का फैसला लिया। उस समय कुल 2,20,000 की आबादी वाला ये देश था आइसलैंड। देश के सबसे बड़े 5 महिला संगठनों ने तय किया कि 24 अक्टूबर को सारी औरतें छुट्टी ले लेंगी, यानी हड़ताल पर चली जाएंगी। वे कोई काम नहीं करेंगी, न खाना बनाएंगी, न सफाई करेंगी, न बच्चों की देखरेख। आइसलैंड के इतिहास में उस दिन को द लॉन्ग फ्राइडे के नाम से याद किया जाता है। सारे सुपरमार्केटों से रेडीमेड खाना समाप्त हो गया। दफ्तर अपने बापों के साथ आए बच्चों से भर गए थे, जिनसे बवाल न मचाने की मिन्नतें की जा रही थीं। उन्हें चॉकलेट और टॉफ़ियाँ रिश्वत के बतौर दी जा रही थीं। स्कूल, नर्सरियाँ और खाना तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ या तो बंद पड़े थे या उनमें क्षमता से कई गुना कम काम हो रहा था। पूरा देश अपंग हो गया था। औरतों ने पूरे देश में 20 जुलूस निकाले। राजधानी रेक्याविक के मुख्य चौक पर 25,000 औरतें इकट्ठा हुईं। इतनी कम आबादी वाले देश के हिसाब से ये अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्या थी। ये औरतें अपने हिस्से के संसार में बराबर का हक मांग रही थीं। उनका कहना था कि एक जैसा काम करने के लिए पुरुषों और महिलाओं को दिए जाने वाले पारिश्रमिक अलग अलग क्यों होते हैं? यही कामकाजी महिलाएं घरों के भीतर का सारा काम भी करती थीं। उनके नाम देश की किसी भी टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं थे। वे पुरुषों को एहसास दिलाना चाहती थीं कि उनके द्वारा किया जाने वाला काम भी देश के संचालन में बराबर का महत्व रखता है, कि दिन भर नवजात के कपड़े धो रही औरत किसी कंपनी के CEO से कमतर काम नहीं करती। ज़्यादातर पुरुषों ने इस प्रदर्शन को एक लतीफ़े से ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन आइसलैंड के समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर गढ़ा गया नैरेटिव उस दिन पूरी तरह बदल गया। अगले साल यानी 1976 में आइसलैंड ने जेंडर आधारित समानता का कानून पास किया, जिसके तहत स्कूलों और काम करने की जगहों पर आदमी औरत के बीच भेदभाव समाप्त कर दिया गया। 5 साल बाद विदिक्स फिनबोदोतिर आइसलैंड की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। संसार के इतिहास में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई किसी भी देश की वे पहली मुखिया बनी और 16 बरस अपने पद पर बनी रहीं। आज आइसलैंड में बिना किसी तरह के आरक्षण के संसद में स्त्री पुरुष सदस्यों की बराबर संख्या है। पिछले 10 सालों से जेंडर आधारित समानता के इंडेक्स पर आइसलैंड दुनिया में पहले नंबर पर काबिज है। द इकोनॉमिस्ट उसे कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश बताता है। जब 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण आइसलैंड में भी हुआ। टीवी पर उसे देख रही एक महिला से उसके 10 साल के बच्चे ने हैरत करते हुए पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आदमी है, राष्ट्रपति तो औरतें होती हैं ना? हाँ, यूरोप में राष्ट्रपति का ओहदा हासिल करने वाली पहली महिला बनी विदिक्स फिनबोदोतिर खुद अपनी माँ और 3 साल की बेटी के साथ उस प्रदर्शन में मौजूद थीं। उन दिनों वे रेक्याविक थिएटर कंपनी की कला निर्देशक थीं और 24 अक्टूबर वाले प्रदर्शन के लिए सारी रिहर्सल्स रद्द करवा कर पहुंची थीं। आधुनिक संसार में
महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी शोचनीय रही है, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन्हें वोट देने का अधिकार सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में हासिल हुआ। 1913 तक ऐसा करने वाले देशों की सूची में केवल 3 नाम और जुड़ सके: ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और नॉर्वे। हैरत होती है कि स्विट्ज़रलैंड जैसे देश तक में ऐसा 1971 में हो सका। हालांकि आइसलैंड की महिलाओं को यह अधिकार 1915 में मिल चुका था। तब से लेकर द लॉन्ग फ्राइडे तक वहाँ की संसद में कुल 9 महिलाओं को चुनकर आने का मौका मिल सका था। अकेले 1975 में यह संख्या 3 थी, जो कुल क्षमता का 5% थी। रेक्याविक की उस ऐतिहासिक रैली में सबसे पहले एक गृहिणी ने भाषण दिया। उसके बाद 2 सांसदों का नंबर आया और फिर महिला संगठनों से जुड़ी 2 महिलाओं का आखिरी स्पीच एडिल हेडर ने दी। वे स्कूलों और अस्पतालों में साफ सफाई, कपड़े धोने और खाना पकाने जैसे काम करने वाली महिलाओं के संगठन की मुखिया थीं। उन्होंने जीवन में कभी भाषण नहीं दिया था, लेकिन उनकी बातों की ईमानदारी ने वहाँ मौजूद हर किसी को भाव विभोर कर दिया। अगले चुनाव में एडिल हेडर सांसद बने। आइसलैंड की एक पुरानी कहावत है, कदमों के निशानों को बर्फ बहुत जल्दी ढक देती है, यानी चीज़ें बहुत जल्दी इतिहास में दफन हो जाती हैं। इस घटना के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन को याद करते हुए विदिक्स फिनबोदोतिर ने एक साक्षात्कार में कहा, अगले दिन सब कुछ सामान्य तरीके से शुरू तो हुआ, लेकिन हर कोई इस बात को जान गया था कि अगर हमारे समाज ने खड़ा रहना है तो पुरुष और स्त्री को बराबर सम्मान और अधिकार दिए जाने होंगे। पूरे देश का सोचने का तरीका बदला हुआ था। 5 साल बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, विदिक्स फिनबोदोतिर ने 3 पुरुष प्रत्याशियों को हराकर जीत दर्ज की। उनकी कार्यशैली इस कदर लोकप्रिय हुई कि अगले 3 में से 2 चुनावों में उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। आज उनके देश की संसद में 44% सांसद महिलाएं हैं। 24 अक्टूबर 1975 की उस ऐतिहासिक हड़ताल ने सिद्ध किया कि कोई भी महिला गैर कामकाजी नहीं होती और वर्किंग वुमन पुरुषों द्वारा चलाया गया जुमला है। हर औरत वर्किंग वुमन होती है, अलबत्ता ज़्यादातर औरतों को उनके काम के बदले कोई रकम हासिल नहीं होती। आज भी दुनिया का 75% ऐसा काम औरतें करती हैं जिनके लिए उन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाता। देखती हूँ सपने पर आप सुन रहे थे दुनिया के नक्शे में एक छोटे से देश आइसलैंड की स्त्रियों की दास्तान, जिन्होंने दुनिया की बाकी स्त्रियों के अधिकारों के लिए एक नई राह बनाई। इसी कड़ी में आगे भी आप इस किताब से और भी दास्तानें सुनते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।